चलो इसमें ना बेटा कुछ क्वेश्चंस जो तो लास्ट वाले पेपर के हमारे पेंडिंग थे, क्योंकि क्वेश्चंस भी आप में ज्यादा होते हैं ना जेई के कंपैरिजन में। तो एक बार इसको करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला पेपर करेंगे। लेट मी गिव यू, हर किसी बच्चे ने करना है पार्टिसिपेट, ताकि आइडिया होता रहे हमें कि किस बच्चे ने क्या आंसर दिया। जहां तक मुझे आइडिया, क्वेश्चन नंबर 94 तक हमने डिस्कशन कर लिया था। 95 क्वेश्चन नंबर है। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट अमंग द फॉलोइंग इज, इसका आंसर पता कौन देगा? साक्षी देगी। और साक्षी ये भी बताएगी कि बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करते हैं। फर्स्ट इज अ एन ब्यूटेन, सेकंड इज अ एसीटोन, थर्ड इज अ मिथॉक्सीइथेन, एंड देन इज द प्रोपेनल। साक्षी क्या, सब दो आंसर चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी। एवरीबडी हैज टू गिव द आंसर इन द चैट बॉक्स। एक आंसर आया अभी, किसका आया? वो भी तन्वी का। तन्वी को तो मुझे पता आता है, बाकी क्यों कब बताएंगे। Palminder, Tanvi, both your answers are correct. Yes, Tanvi, you explain. मैम बॉइलिंग पॉइंट मैम उसके सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है, एक तो, और एक तो मैम इस पे ऑक्सीजन भी है, तो फिर अगर ये मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो करता है। ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शंस पे डिपेंड करते हैं, और जो फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शंस होती हैं वो आप पोलैरिटी से भी चेक कर सकते हो। ब्यूटेन का तो भैया लीस्ट होगा, है ना, क्योंकि ये तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। सबको आता है ना ब्यूटेन का फॉर्मूला? कोई क्लास में ऐसा प्राणी तो नहीं है जिसे नहीं आ रहा है? हाँ मैम। एसीटोन, एसीटोन का फॉर्मूला क्या है बेटा? CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये एसीटोन है। एंड मिथॉक्सीइथेन, मिथॉक्सीइथेन इज अ CH3O CH2 CH3, तो दिस इज अ मिथॉक्सी and this is a ethane, and then is a propane. Propane is again the non-polar compound. तो अब ये तो अंडरस्टूड है सभी को कि नॉन पोलर का तो ज्यादा होगा नहीं, है ना। तो अब बचे हमारे पास पोलर। पोलर में दो चीजें हैं, वन इज दिस एंड वन इज दिस। अब सी और ओ बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा है या सी ओ के सिंगल बॉन्ड की पोलैरिटी ज्यादा है? सिंगल बॉन्ड इज अ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट दैट इज अ क्वाइट डिफिकल्ट। तो हमारे पास क्या हो सकता है, इजीली मूवमेंट किसकी हो सकती है? पाई क्लाउड की। इलेक्ट्रॉन। तो ये है हाईली पोलर। हाईली पोलर हो गया तो इसमें हो गई स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। अगर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होगी तो इसका हो गया हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी सेकंड, बी। कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन एग्जाम में सही करा था? यस मैम। एक ही बच्चे ने सही करा था। Which of the following show the positive deviations from the ideal behavior? Positive deviations from the ideal gas behavior. Positive deviations from the आइडियल गैस बिहेवियर। ये तो वो भी बच्चा क्वेश्चन कर सकता है जिसने सिर्फ ग्राफ किया है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी के ग्राफ में यही 4 एग्जांपल हैं जो क्वेश्चन में पूछी हुई हैं। तो आई कैन सिंपली से कि ये बिल्कुल क्लियरली आपका एनसीईआरटी से है क्वेश्चन। वैसे भी गैसीय स्टेट सारा एनसीईआरटी से आता है अगर आए तो। यस, हु इज गोइंग टू गिव द आंसर? व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 96? मैम हीलियम। सॉरी, हीलियम? yes or no? यस मैम। Helium shows the positive deviation. बिल्कुल प्योर एनसीईआरटी।
क्वेश्चन नंबर 97, आपको बताना है नेगेटिव एंट्रोपी कहाँ पे है। डेल्टा एस इज नेगेटिव। द फर्स्ट इज PCl5, PCl3 N2, 3 of hydrogen, 2 NH3, S8 oxygen, SO2 in the gaseous state. And the fourth one is the water liquid form to the water in the vapor form. बताओ जल्दी जल्दी किसमें एंट्रोपी कम हो रही है। Quickly, what is the correct answer? तन्वी करेक्ट। और बाकी बच्चे भी क्यों नहीं बता रहे भाई? अनीश, अंकिता, दीक्षा। अंकिता करेक्ट आंसर। Palminder second, absolutely correct. All the students are giving the correct answer. Why it is so? इसका क्या कारण है? मैम नंबर ऑफ मोल्स भी डिक्रीज हो रहे हैं। Number of moles of the reactant 4 थे, number of moles of the product 2 हैं, and the delta n is equal to minus of 2. तो entropy is a function of delta n. तो entropy delta n का function होती है, and as the delta n decreases, so as the delta s decreases. तो delta s भी इसमें डिक्रीज हो जाता है, तो इसका आंसर होगा 2। बाकी सब में इंक्रीज इन द एंट्रोपी हो रहा है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 98, you have to pick the most basic compound you have to pick, and the examples given are NH2 aniline, then is the aniline and NO2, थर्ड है एनिलीन के साथ क्लोरीन, फोर्थ है दिस। चलो बताइए जल्दी जल्दी विच यू थिंक इज अ करेक्ट आंसर। मोस्ट बेसिक बताना है आपको। तन्वी करेक्ट, और एक बच्चा और है, ध्रुव करेक्ट। ध्रुव क्या एक्सप्लेनेशन है भाई? यस, द करेक्ट आंसर इज 4। कोई बताएगा इसकी एक्सप्लेनेशन? यस मैम। मैम फर्स्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे, और सेकंड में माइनस आई इफेक्ट शो होगा NO2 ग्रुप का, और थर्ड में भी। और डीलोकलाइजेशन तो तीनों में ही है, कम ज्यादा हो रही है NO2 के कारण। ठीक है, इनमें तो ज्यादा हो रही है बिकॉज NO2 माइनस M और माइनस आई दिखाता है, और बेसिसिटी इज नेवर एवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस इफेक्ट, दैट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लस इफेक्ट. This is again the minus I effect, and this is delocalized, and that's why this is a not basic. This is again delocalized, but here it is not at all delocalized, and the lone pair of electron are being increased in the intensity on the basis of plus I effect of this, है ना? मतलब आप इसको I effect plus तो नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा minus I effect this benzene ring will also create, otherwise the answer would be the, आप ऐसा बोल सकते हो कि delocalization इसमें नहीं है, no delocalization is there, and little bit of plus I effect is there, चाहे इसका benzene ring का थोड़ा बहुत minus I भी होता है, that's why this is the most basic. मैम एक क्वेश्चन पूछना था। बोलो। मैम जैसे जब हाइपर कंजुगेशन में हम अल्फा CH बॉन्ड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जैसे जितना अल्फा CH होते हैं उतनी होती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो मैम उसमें हम जो कंपाउंड का ओरिजिनल होता है उसको भी लेते हैं, स्ट्रक्चर्स में काउंट करते हैं? करते हैं, एक कंपाउंड को करते हैं, उसके बाद में बाकियों को करते हैं, पर अगर करना है तो फिर सभी एग्जांपल्स में सेम ही करना है, एक कंपाउंड। मैम अगर हम उसको नहीं काउंट करेंगे तो फिर सिर्फ अल्फा CH को ले सकते हैं? नहीं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं काउंट करोगे तो फिर सारी एग्जांपल्स में ही नहीं कर रहे हो कंपैरिजन वाली में, फिर आप जितने अल्फा CH है बस इसको ही ले लो, ओके मैम। कोई गलत नहीं है।
ये हर बार होता है बच्चों का क्वेश्चन। बट बेटा इसमें आपने बताना है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, बड़ा एनसीईआरटी का फेमस क्वेश्चन है ये। अमोनिया, फॉस्फीन, SPH3, ऐसे ASH3 और SBH3, SBH3, ASH3, PH3, NH3, SBH3, ASH3, PH3, SBH3। टेढ़े मेढ़े किए हुए हैं, आप अपने आप दिमाग लगाओ कि एनसीईआरटी के हिसाब से क्या सही डाटा है। चलो बताओ बॉइलिंग पॉइंट का करेक्ट ऑर्डर क्या हो। जल्दी जल्दी बताओ भाई। देखिए किसी का आया आंसर। ध्रुव नॉट करेक्ट, तन्वी भी नहीं करेक्ट। ध्रुव का ऊपर वाला था फिर। हाँ जी, इसका आंसर ना बेसिकली बेस्ड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। तन्वी छोटी सी मिस्टेक आपने ये करी है। वैसे तो आना चाहिए सबसे, बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे नीचे जाते हैं बढ़ना चाहिए क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ता है। बट नाइट्रोजन यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होता है ना कि ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। पर ये SbH3 के बाद आना है, सबसे पहले नहीं आना। बस इतनी सी मिस्टेक आपने करी है, बाकी ट्विस्ट आपने पकड़ लिया था कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण फॉस्फिन सबसे कम, देन आर्सेनिक, फिर अमोनिया आता है, फिर एंटीमनी। और ये प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, डाटा बेस्ड। लास्ट क्वेश्चन, एक्वारीजिया किसको बोलते हैं भाई? अब ये तो मतलब डायरेक्ट है। मैम HNO3 और HCl का होता है मिक्सचर। यस, मतलब HCl ले लो और HNO3 ले लो, ठीक है। 3 पार्ट HCl के, 1 पार्ट इसका, दैट इज कॉल्ड एज एक्वारीजिया। ठीक है, ये मतलब आपको वैसे भी पता ही होता है कि HCl और HNO3 के मिक्सचर को बोलते हैं। नहीं पता तो आप पता लग जाएगा क्वेश्चन करके। तो ये आपका फर्स्ट पेपर था। हाँ जी, कैसा परफॉर्मेंस रहा था बाकियों का फर्स्ट पेपर में? फर्स्ट सेकंड मुझे नहीं पता, जो पेपर में है बस वो मैंने बता दिया कि दिस वाज अ पेपर। अच्छा रहा था या नहीं लगे थे क्वेश्चन? मैम ठीक था। चलो ठीक ठीक था, है ना। अभी बस इतना है, अब तो ऐसी तैयारी रखो कि जो तुम्हें ठीक ठीक लग रहा था वो एक्चुअली में दोबारा से ऐसी कोई चीजें सामने आए तो आ जाना चाहिए। हाँ जी, नेक्स्ट वाले पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है सम बेसिक कंसेप्ट से। वो कह रहा है कंपाउंड का एनालिसिस ये कहता है कि कार्बन है इसमें 40%, हाइड्रोजन है इसमें 6.7%, ऑक्सीजन है इसमें 53.3%। आपको बताना है इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। वैसे तो देखो ये कैलकुलेशन से जाएगा, कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी आपको। अगर किसी को ऑप्शन याद है पहले वाली तो अलग बात है, कर लोगे कैलकुलेशन तो ठीक है। empirical formula of the compound is the one is C2H4O, the second is C2H6O, third is CH2O, fourth is C3H6O। चलो जी बताओ करके क्या होता है।
जिस बच्चे ने किया है वो खैर बता सकता है कैसे करते थे एम्पिरिकल फार्मूला वाला। अच्छा चलो, हेल्प मी इन सॉल्विंग। सबसे पहले क्या लिखते हैं, एलिमेंट का नाम, यस मैम। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इतना पुराना क्वेश्चन है ना ये। उसके बाद लिखते हैं इसका एटॉमिक वेट कितना है, गिवन मास जिसको आप बोलते हो। एटॉमिक वेट कितना होता है, इसका 12 होता है, इसका 1 होता है और इसका 16 होता है। गिवन मास आपको पता लग गया तो यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो गिवन मास इज 40% डिवाइडेड बाय 12, सेकेंड इज 6.7 डिवाइडेड बाय 1, थर्ड इज 53.3 डिवाइडेड बाय 16। तो रफली एक एस्टिमेशन लगा लेते हैं, जैसे ये 3.33 आता है, ये तो 6.7 ही आ गया, और ये फिर 3.33 आता है। तो या तो फिर इसमें आप ऐसे कर सकते हो कि जो मिनिमम आया उससे सबको डिवाइड कर दो। ये नंबर ऑफ मोल है तो इसको बोलते हैं रिलेटिव नंबर ऑफ मोल, या सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं होल नंबर रेशियो। होल नंबर रेशियो निकालने के लिए 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33 कर लो, दैट आंसर गिव्स आउट टू बी 1। 6.7 डिवाइडेड बाय 3.33 कर लो, दैट कम्स आउट टू बी 2। 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33, दैट कम्स आउट टू बी 1। बाकी तो फिर क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं। एक कार्बन, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। दिख रहा है कोई ऐसा आंसर? थर्ड। हाँ जी, कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन पेपर में किया था? ध्रुव ने किया था, वेरी गुड। अब ये Yes, कौन बच्चा भागा है भाई, ऐसे मत करो। क्वेश्चन नंबर 58 था, 2.8 ग्राम ऑफ द मेटल ऑक्साइड। कोई मेटल है, जिस मेटल ऑक्साइड है जिसका वेट 2.8 ग्राम है, दैट कंटेन्स द 0.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या है, 0.8 ग्राम है ऑक्सीजन। देन द इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल इज, then the equivalent mass of the metal is, metal का equivalent mass क्या होगा? A option is 16 gram, B option is 20 gram, C option is 12 gram, D option is 8 gram। हाँ जी, कौन बताएगा how to solve this numerical? हाँ जी, कैसे करेंगे, क्या आंसर आएगा? Who has done? 2.8 ग्राम है मेटल ऑक्साइड, 2.8 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड में 0.8 ग्राम ऑक्सीजन है। तो अगर 0.8 ग्राम ऑक्सीजन है तो मेटल कितनी आ गई? 2 ग्राम मेटल नहीं आ गई? yes मैम। बस आप रेशियो ही तो निकाल सकते हो। गिवन मास इसका 2 ग्राम है, इक्विवेलेंट मास मेटल का हमें पता नहीं, दोनों का बराबर ही होगा। गिवन मास दूसरे केस में 0.8 ग्राम है, इक्विवेलेंट मास ऑक्सीजन का 8 होता है क्योंकि 16/2 हो जाएगा। तो व्हेन यू विल सॉल्व दिस, द इक्विवेलेंट मास कम्स आउट टू बी 20। 20। So this is B option. Yes, Diksha, absolutely correct. क्वेश्चन नंबर 53 तो हर बच्चा करके आया होगा, हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्वेश्चन है, वो भी सीधा साधा। यस मैम। स्पीड दे रखी है 50 मीटर पर सेकेंड, अनसर्टेनिटी दे रखी है विद, अच्छा 50 मीटर पर सेकेंड विद अनसर्टेनिटी ऑफ 0.02%। The uncertainty in locating its position is, the first is 1.1 into 10 to the power minus 1 meter. Second is 3.2 into 10 to the power minus 7 meter. Third is 1.2 into 10 to the power minus 5 meter.
The fourth is 5.8 into 10⁻³ मीटर। हाँ जी, कैसे किया था ये क्वेश्चन? क्या फॉर्मूला होता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का? मैम पोजीशन इनटू वेलोसिटी में एरर इज इक्वल टू h/4 पाई। यस, द मिनिमम कर लेते हैं ना, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू h/4 पाई। अब डेल्टा एक्स एज इट इज, डेल्टा वी को कैसे कैलकुलेट करेंगे? 50 का कितने परसेंट बोल रहा है? 0.02। 0.02, तो 0.02 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 50, ये आ गया टोटल 6.6 into 10⁻⁻34, 4.3.14। ठीक है, डेल्टा एक्स की कैलकुलेशन हो जाएगी 6.6 into 10⁻⁻34, एक जीरो हो जाएगा, हट जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 into 3.14। ठीक है, मास भी आएगा ना, मास इंटू वेलोसिटी, वो मास डिवाइडेड हो जाएगा 9.1 into 10⁻31, या लेट इट बी, आप जैसे है वैसे ही रहने दो। ठीक है, ये एक पॉइंट भी है ना, फिर और जीरोस हो जाएंगे, सारा कुछ कट जाता है, वहां पे 1 आ जाता है इन दोनों को करके ना, तो यहाँ से 10⁻, ये आ जाएगा एक यहाँ पे 0.01। तो ये आपका जो कैलकुलेट करके आता है वो 5.77 into 10⁻³ मीटर आता है, जिसका कुछ देख लो कौन सा आंसर मिल सकता है, ये मिल सकता है, इसमें कुछ भी नहीं करना था, 4 इज द करेक्ट आंसर। जिस बच्चे को प्रिंसिपल आता था, बाकी तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन ही थी। कर लिया था ये पेपर में? यस मैम, कर लिया था। कर लिया था। वेरी गुड। टोटल नंबर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन द थर्ड एनर्जी लेवल? मैम 9। मैम 9। सही है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द थर्ड लेवल 9। कौन बताएगा कैसे? मैम एक तो थर्ड वो है, तो आपने फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा है कि जितने नंबर ऑफ शेल होगा उसको स्क्वायर कर देना है, शेल का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर तुम्हें शेल में पूछे हुए हैं तो आप n² कर सकते हो, तो वैसे भी आ जाएगा। अदरवाइज अगर किसी को ये फार्मूला भी नहीं याद तो 3s 3p और 3d कर लो। 3d में 5 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो प्लस करके 9 आ जाएगा। IUPAC official name of the element having the symbol UNT is? UNT का ऑफिशियल नेम क्या होता है? UNT याद रहे ना रहे, इससे एटॉमिक नंबर लिख लो 1 अन नील ट्रायन, जिसको आता है ठीक है, नहीं तो UN अन नील ट्रायन, तो ये बन गया। अब 103 कहाँ पे आता है, कोई बच्चा बताएगा? एफ ब्लॉक में आता है, इसका नाम है लॉरेंशियम। ठीक है जी, एफ ब्लॉक के एंड और स्टार्ट का ख्याल रखना है। सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट। द कंपाउंड विच हैज द हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जी? NaF, NaCl, NaBr और NaI किसकी है? मैम NaF की सबसे ज्यादा होगी। कारण? मैम उसके लिए ये होता है कि कंपेरेबल साइज से ही होता है उसका दोनों एटम का। अगर ऐसे भी 17 कह सकते हो या ऐसे बोल सकते हो कि स्मॉल स्मॉल वाला जो केस होगा ना, उसमें सबसे ज्यादा होती है, ये दोनों स्मॉल स्मॉल है। ठीक है, अब NaF से अगर NaCl की तरफ जाते हैं, फिर NaBr की तरफ जाते हैं, फिर NaI की तरफ जाते हैं, तो ये लार्ज हो जाता है, ये स्मॉल है, ये लार्ज, ये स्मॉल है, ये भी लार्ज, ये थोड़े लार्ज हैं, ये लार्ज लार्ज बढ़ता जाता है, तो उसका मतलब है फिर कंपाउंड इतना स्टेबलाइज नहीं ना रहेगा। तो लेटेस्ट एनर्जी का अगर ऑर्डर भी लगाना है तो ये होता है। फिफ्टी 57 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा है तो लंबा है, सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ द स्पीशीज आर पैरामैग्नेटिक?
एक तो होनी चाहिए बोथ आर पैरामैग्नेटिक, बस इजी क्वेश्चन देके गलती नहीं करनी, एंड हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर, एंड हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा. The one is a O2 2 negative and O2 negative. Second is the N2 and the Cn negative. Third is the N2 plus and O2 plus. Fourth is a C2O2. लगाओ दिमाग फिर बताते हैं. सेम बॉन्ड ऑर्डर भी होना चाहिए और बोथ पैरामैग्नेटिक भी होने चाहिए. बताएगा कोई? किसी का भी आंसर नहीं आया. तो देखो पैरामैग्नेटिक तो वैसे ही हो जाना था. O2 में गैस करो ना 16 होते हैं, 16 2 18, तो 18 है तो ये डाया ही आएगा. और 2 नेगेटिव है तो माइनस कर देते हैं, ये आ गए इलेक्ट्रॉन्स और इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है 1, क्योंकि 0.5 माइनस होता रहता है ना, 2 बार होगा तो फिर 1 आ जाएगा. O2 नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन 17, तो है था ये पैरामैग्नेटिक है, और बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ जाएगा, तो पहली स्पीशीज तो नहीं हो सकती. अब आ जाओ N2 पे. N2 में इलेक्ट्रॉन 14, बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है भाई N2 का? 3, और ये डाया है. Cn नेगेटिव, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 13 और एक 14, ऑक्सीजन वाला ही पैटर्न, नाइट्रोजन वाला ही पैटर्न फॉलो होगा, 3 एंड डायमैग्नेटिक. तो ये तो ऑप्शन हो सकता है. अभी देखते हैं कि क्या, और दोनों बहुत अच्छा पैरा नहीं पूछा, डाया पूछा है, तो ये भी नहीं हो सकता है, तो दोनों सेम पर ये डाया है. थर्ड इज N2 प्लस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 13, बॉन्ड ऑर्डर आता है इसका 2.5 एंड दिस इज पैरामैग्नेटिक. If it is O2 plus electrons are 15, bond order is 2.5, this is also paramagnetic. N2 plus and O2 plus, these both are paramagnetic. ये तो सही है. फिर आगे आ जाओ. C2 में कितना है? C2 के केस में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 12 हुए ना, और बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 होता है, डायमैग्नेटिक. O2 के केस में तो तुम्हें पता ही है 16, बॉन्ड ऑर्डर 2, डायमैग्नेटिक. तो दिस इज आल्सो राइट. So the correct answer is 3. हाँ ये क्वेश्चन में वर्थ थे मार्क्स, बिकॉज हाँ दीक्षा एब्सोल्युटली करेक्ट कि कैलकुलेट करना पड़ता है, जरा सी भी चूक होती तो आंसर गलत आ सकता है. किस किस ने ये क्वेश्चन ठीक किया था वहां पे बताना जरा. और केमिकल बॉन्डिंग कितनी निकली, इसके बाद भी क्वेश्चन सही नहीं है तो भाई अच्छी बात नहीं है. बताओ. मैम मेरा सही था. तन्वी का सही था. साक्षी तुम्हारा सही था. बाकी नहीं बताएंगे. अंकिता का सही था भाई. ठीक है जी. 58 क्वेश्चन. अंकिता का भी सही था, दीक्षा का भी सही था. अच्छी बात है दीक्षा जी. फिर द रेशो ऑफ, ये खुद से कैलकुलेट करना. मोस्ट प्रोबेबल स्पीड to the root mean square speed of nitrogen at 298 Kelvin is, the one is root 3 is to root 1, the second is root 2 is to root 3, third is root 3 is to root 2, fourth is root 2 is to root 1.
फॉर्मूला जिसको आता है उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, जिसको नहीं आता बहुत प्रॉब्लम है। यस मैम। तन्वी का 2 बिल्कुल सही। कैसे तन्वी? मैम मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला होता है रूट टू आर टी बाई एम, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट 3 RT बाई एम। मैम तो एम एम तो कैंसिल हो जाएंगे, नाइट्रोजन का है तो आर टी भी तो रूट 2 और रूट 3 का आ जाएगा रेशियो। एब्सोल्युटली करेक्ट। सीधा मतलब फॉर्मूला पुट करना था एंड आंसर। ठीक किया था पेपर में भी। यस मैम किया था। 59 द अमाउंट ऑफ heat evolved when 500 cubic centimeter of 0.2 molar H2SO4 is mixed with 200 centimeter cube of 0.5 molar NaOH solution. करके देखना पड़ेगा कैलकुलेट। हाँ जी, who is going to tell me the answer? मैंने ये नहीं किया था। कैसे किया है ये क्वेश्चन पेपर में? कैसे कैलकुलेट किया बेटे? मैम नहीं किया था ये क्वेश्चन। नहीं किया था। चलो फिर देखें। अमाउंट ऑफ द हीट इवॉल्व्ड व्हेन द 500 क्यूबिक सेंटीमीटर, 500 क्यूबिक सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम नहीं दिया हुआ। यस मैम। 500 क्यूबिक सेंटीमीटर लिख लो या 500 ml लिख लो। मोलैरिटी कितनी दी हुई है? 0.2 मोलर। ठीक है, तो इससे तुम्हारे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। यस मैम। क्या फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स का? गिवन मास बाय। ठीक है, ml को लीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि मोलैरिटी का फॉर्मूला मोल पर लीटर होता है ना, तो इसलिए इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 0.1 मोल आ गया इसका। तो 0.1 मोल को मिक्स किया है इससे, तो नंबर ऑफ मोल्स सेकंड केस में कितने आ गए? ये किसके हैं? H2SO4 के। यस मैम। और ये किसके हैं? NaOH के। ये कितने आ जाएंगे बेटा? 200 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, तो ये आ गया तुम्हारा 0.1 मोल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, तो मोल्स ऑफ H प्लस अगर आपको निकालने हैं तो डबल नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसकी बेसिसिटी, हाँ बेसिसिटी 2 है। मोल्स ऑफ H प्लस, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय एसिड आ जाएगा ना 0.2, तो 0.2 ये कंज्यूम होता है, 0.1 ये कंज्यूम होता है। ठीक है, मोल्स ऑफ OH नेगेटिव। तो अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड कितनी होगी? ठीक है, व्हाट डू यू थिंक, कितनी हीट आपके पास इन्वॉल्व होगी? आप कैसे कैलकुलेट करेंगे दोनों को? आपको पता है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है कि इक्वल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इक्वल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस जब मिक्स हो जाते हैं ना, तो 57.1 किलो जूल या 13.7 किलो कैलोरीज पर मोल हीट रिलीज हो जाती है। अब H+ है डबल, और OH नेगेटिव है 0.1, उससे हाफ, तो 0.1 बच जाएगा ना आपका एसिड, बच जाएगा या नहीं? अरे ऐसा इक्वलेंस तो नहीं होगा ना,
आप ऐसे लिख सकते हो, व्हेन 0.2 मोल ऑफ H plus reacts with 0.1 मोल ऑफ NaOH, तो आपके पास पेंडिंग क्या आ जाएगा, 0.1 मोल H प्लस बच जाएगा। ठीक है, तो जब बराबर बराबर थे तो हीट रिलीज होती थी 57.1, अब हीट रिलीज कितनी होएगी, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 57.1, जितने मोल इसके बचेंगे वो आ जाएगा 5.71 किलो जूल। इज दैट क्लियर? जब आपके पास पेपर में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो, आप इसको इक्वेशन बना के भी कर सकते थे ऐसे, जैसे H2SO4 है और यहाँ पे NaOH है। ठीक है, ये जब कंबाइन करते हैं तो आपके पास Na2SO4 बनता है और एक बनता है वाटर। ठीक है, तो अब इसकी कितनी आई थी, इसकी आई थी 0.2 और ये आया था कॉरेस्पॉन्डिंगली 0.1, और ये भी तो इतना ही चाहिए ना, 2 चाहिए। तो इसका मतलब है जब ये 0 हो जाएगा, ये अच्छा, जब ये 0 हो जाएगा, ये 0.1 लेफ्ट हो जाएगा, कंप्लीटली नहीं ना न्यूट्रलाइज हुए, तो न्यूट्रलाइजेशन इज नॉट कंप्लीट, न्यूट्रलाइजेशन इज नॉट कंप्लीट। तो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हुए तो इसमें 0.1 मोल H प्लस लेफ्ट हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है 57.1 तो न्यूट्रलाइज होने में हीट आई, बाकी 0.1 जो बच गया तो 5.71 किलो जूल। इज दैट क्लियर? यस मैम। Question number 60. Under what condition the reaction is spontaneous at all temperature? The reaction is spontaneous at all temperatures. The first is delta H greater than 0. ये तो डायरेक्ट जो मैंने नोट्स बनवाए हैं थर्मोडायनेमिक्स के उससे क्वेश्चन है। सोच समझ के आंसर करो, खुद करो, ये आता है तुम्हें क्वेश्चन। कब स्पॉन्टेनियस होता है, जिसमें टेम्परेचर की कोई रोल ही नहीं होती। कौन बताएगा इसका आंसर? कोई भी चैट बॉक्स में आंसर नहीं करेगा क्या? फोर्थ ऑप्शन, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। उसका कारण क्या है, बोथ फेवरेबल, डेल्टा एच नेगेटिव भी फेवरेबल है, डेल्टा एस पॉजिटिव भी फेवरेबल है। जब बोथ फेवरेबल होते हैं तो नो रोल ऑफ टेम्परेचर। रेफर टू माय नोट्स। सिक्सटी वन, एसिडिक बफर की एग्जांपल देनी है। बताओ जी, एसिडिक बफर कौन सा है, क्या डेफिनेशन होती है एसिडिक बफर की? अरे क्या डेफिनेशन होती है एसिडिक बफर की बेटे? वीक एसिड प्लस द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड द स्ट्रॉन्ग बेस। हाँ, तो वीक एसिड कौन सा है इसमें, ये ठीक है ना, CH3COOH। तो वीक एसिड नहीं 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 नहीं, वीक एसिड में फिर सॉल्ट भी डालना है, तो ये तो ये नहीं होगा। HCN। पहला स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी नहीं होगा, HCN वाला हो सकता है, करेक्ट। यस मैम। वीक एसिड ये है और सॉल्ट इसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया NaOH, वीक एसिड हो गया HCN। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, नॉट बी।
62. If a solution has 100 times as many hydroxide ions as in pure water, at 35 degrees centigrade, then the pH of the solution at same temperature will be. बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसे करोगे? किया था पेपर में? नो मैम, मैम एक ही फॉर्मूला था पर वो निकल नहीं रहा था आंसर. A solution has 100 times as many hydroxide ion as in the pure water. प्योर वाटर में कितने होते हैं भाई? 10⁻⁻⁷ है ना. In the given solution 100 times उसने मोर बोला है. 100 multiplied by 10⁻⁻⁷, 10⁻⁻⁵ मोलर. तो ये तो आ गई OH सॉल्यूशन, 10⁻⁻⁵ मोलर. OH निकाल लो, ज्यादा आसान है. माइनस ऑफ लॉग ऑफ 10⁻⁻⁵, तो 5 log 10 आ गया 1 और 5. तो pH आ गया 14 minus BOH 9. ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है क्रोमियम की इन, जो तो बिना पढ़े जाएगा वो तो कुछ भी निकाल आएगा. कैसे होता है स्ट्रक्चर में क्रोमियम? ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन है बिल्कुल. मैम एक डबल बॉन्ड से लिंकेज होती है, एक तो ऐसे बॉन्ड होते हैं, एक ये बॉन्ड है. यस मैम. ठीक है. हम डबल बॉन्ड की -1 हो जाएगी और बाकी होगी -1 बिल्कुल सही. डबल बॉन्ड की -2, 2 3 4 5 6, तो आंसर इज +6. ध्रुव वाज करेक्ट. आगे पूछा हुआ है द कोल गैसिफिकेशन प्रोड्यूसेस द, इन द कोल गैसिफिकेशन प्रोडक्ट द प्रोडक्ट्स आर. कोल गैसिफिकेशन में क्या मिलता है? देखो जी, पढ़ रखा है थोड़ा बहुत इन्वायरमेंटल की सेंस तो आ जाता है. कोल गैसिफिकेशन में होती है सिन गैस प्रेपरेशन. यस मैम. कोल, कार्बन प्लस वाटर, ये गैसियस स्टेट में, ये स्टेट CO इन द गैसियस स्टेट, हाइड्रोजन इन द गैसियस स्टेट. ठीक है, तो ये है इसका आंसर. मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं लिखी है कि क्वेश्चन ही बता दिया. तो ये ऑप्शन नंबर था उसका C. The compound which form hydrates is. हाँ जी, कौन फॉर्म करता है हाइड्रेट्स? कंपाउंड दे रखे थे. हम लिथियम फॉर्म करता है क्योंकि स्मॉल साइज होता है तो जल्दी हाइड्रेट हो जाता है. क्लोराइड सही है. सेकंड इज KCl, थर्ड इज NaCl, द फोर्थ इज RbCl. हाँ जी, कौन करता है? हम लिथियम क्लोराइड. हाँ जी, लिथियम क्लोराइड और 2 वाटर होता है, ये कंपाउंड फॉर्म करता है. उसमें मैग्नीशियम भी करता है सेकंड वाले ग्रुप में. यस मैम.
66 कहता है पायरोसिलिकेट्स जो होते हैं total number of oxygen atoms shared per SiO4 negative unit is हाँ जी, वैसे तो ये आसान है, मतलब अगर वो पायरोसिलिकेट की बात करते हैं ना तो है, वैसे तो नॉर्मल सिलिकेट में SiO4 नेगेटिव होता है। इन द पायरोसिलिकेट 1 ऑक्सीजन इज शेयर्ड। कैसी स्ट्रक्चर बनती है? जब ऑक्सीजन शेयर्ड होता है तो उसका नेगेटिव चार्ज चला जाता है। जैसे सिलिकॉन ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, ये वाला ऑक्सीजन शेयर्ड हो जाएगा, बाकी फिर सिलिकॉन ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है और ये कंपाउंड बन जाएगा Si2O7 नेगेटिव। ये है पायरोसिलिकेट्स का जनरल फॉर्मूला। 67. Incorrect statement about the Buckminster fullerene is shape like a soccer ball, impure form of carbon, all the carbon atom are sp2 hybridized, it contains the 6-membered and the 5-membered ring. What do you think is not correct? मैम प्योर होती है ये और बाकी सारे तो करेक्ट ही है। Sorry, मैम प्योर ही होती है ये, बाकी सारी करेक्ट है। प्योर होती है, इम्प्योर फॉर्म नहीं होती है। 67 तो फिर ऐसे ही था। 68. मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन। चलो, क्या लगता है जी कौन सा सबसे स्टेबल कार्बोकटायन है? क्या रीजन रहा होगा? एनीबडी? विच इज मोस्ट स्टेबल? मैम जैसे कार्बन कटायन को प्लस आई तक स्टेबल करता है। क्या आंसर होगा? मैम थर्ड या फोर्थ में से ही होगा कोई। थर्ड या फोर्थ नहीं ना करना, हमें हमें अपना पूरा दिमाग लगा देना है कि क्या होगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन तब होती है जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले ग्रुप हो, तो जिसमें हाइपर कंजुगेशन से देख लो, यहाँ पे 2 अल्फा हैं, यहाँ पे 3 अल्फा हैं। मैम फोर्थ वाला होगा तो। हाँ, तो 3 अल्फा वाला ज्यादा होगा। Sodium fusion extract on reaction with Fe3 plus give the blood red color, indicate the presence of। ये प्योरली आपका क्वेश्चन है उसका नाइट्रोजन की डिटेक्शन का। नाइट्रोजन एंड सल्फर अगर दोनों कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं ना, तब Fe3 प्लस इसमें ब्लड रेड कलर देता है, इसमें थायोसाइनेट का प्रेजेंस होता है। बाकी 70 क्वेश्चन में एसिडिक करेक्टर प्रायोरिटी ऑर्डर के बेस पे आंसर देना था, आसान था क्वेश्चन। प्रायोरिटी ऑर्डर के बेस पे करेक्ट आंसर है, सबसे ज्यादा एसिड की प्रायोरिटी होती है, इसमें एस्टर दिया हुआ है, फिर उसके एसिड हैलाइड डेरिवेटिव की होती है, फिर एमाइड की होती है, बिकॉज दिस इज अ प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है जी। यस मैम। उसने बोला था डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप बताओ, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हमने लिख दिया, सबसे ज्यादा एस्टर, फिर RCOCl। ये बिल्कुल डायरेक्ट NCERT बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें प्रायोरिटी वाली सीक्वेंस बनी हुई है। 70 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम
करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और थर्ड पेपर उसके साथ तुम देख के आओगे। थर्ड पेपर में से सिर्फ जो तुम्हें डाउट है मैं वो करवाऊंगी, फर्स्ट सेकंड पेपर मैंने करवा दिया। इज दैट क्लियर? यस मैम। सेकंड अगली क्लास में करा देंगे, थर्ड की सिर्फ मैं डाउट लूंगी, तो अगले रैंकर वाले क्लास में थर्ड तक पेपर कंप्लीट हो जाने चाहिए। मैम वो प्रैक्टिस शीट भेज देना जो आपने बोली थी। हाँ उसकी ना, आप कह रहे हो फॉर्मूलाज वाली? नहीं मैम, मैम जो इन्वायरमेंट वाला चैप्टर दिया था, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं करवाती हूँ आज। ठीक है, अगर आज तक नहीं हुआ तन्वी कल शाम तक वेट करना, ठीक है? आज मैं थोड़ा लेट फ्री होंगी, मैं बोल दूंगी एक बार, नहीं हुआ तो मैं खुद भेज दूंगी, मतलब मैं उनको भेज दूंगी, वो आगे पास ऑन कर दें। चलो ठीक है बेटा। और आज आपके ना आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम के फॉर्मूला आके फॉर्मूले वाली सीरीज खत्म हो जाएगी। इसके बाद कोई फॉर्मूलाज नहीं आएंगे। गैसियस स्टेट के मैंने नहीं दिए क्योंकि वो हर किताब के आगे लिखे होते हैं। तो इज इट रिक्वायर्ड? नो मैम। कर नो लोगे ना मैम। उसका? यस मैम। चलो, बाकी तुम्हारे पास सारे फॉर्मूले आ गए हैं। फिर भी अगर किसी को लगता है तो मैं देख लूंगी, पर मुझे लगता नहीं है, वो तो सारा चैप्टर ही मतलब ऐसे ही लिखे हुए हैं उसके फॉर्मूले, हर किसी को पता है चार्ल्स ला, बॉयल्स ला क्या होता है। ठीक है, तो आज फॉर्मूला वाला सेशन खत्म हो जाएगा। अगली से अगली क्लास तक रिएक्शन मैकेनिज्म वाला खत्म हो जाएगा। फिर फटाफट एक एक दो दिन लगा के जो चैप्टर्स ऐसे हैं, जैसे तुमने ये पढ़ लिया पॉलीमर या बायोमोलिक्यूल, इसको देखो। चलो बेटा, पकड़े रखो गाड़ी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू मैम। अच्छा, थैंक यू मैम। अगली क्लास है ना तुम्हारी? नो मैम। नो मैम, फिर लीव कर दूं? यस मैम। चलो बाय।